गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आज आप लोगों का जो पेपर S4 और S5 एग्जाम जो हुआ है आप लोगों का अच्छा गया है। आप सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिए और सारे प्यारे बच्चे ज्वाइन कर लीजिए। हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को पेपर आपके S6 के ऊपर बात करने वाले हैं, जहां पर हम आपको इंग्लिश के पेपर को की पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, जहां पर बेहतर तरीके से हम सारे आपको की पॉइंट्स को समझाएंगे। तो आप सभी लोग फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और एक बार कमेंट करना आप लोग फटाफट। ओके, तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पेपर है, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका पेपर है कि आपका जो है पेपर आपका एस जो है 6 है, जहां पर आपको इंग्लिश के बारे में जानना है, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, जिसमें आपको टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज रूप में जानना है। तो हम केवल आपको टॉपिक और की पॉइंट्स ऑफ महत्वपूर्ण आपको बताएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए, कल के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और अगर आप इतने केवल की पॉइंट को आप याद रख लेते हैं तो आंसर लिखने में आपको काफी सहूलियत होगी। तो चलिए आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम जो है बात करने वाले हैं, यहां पर पहला आपका पॉइंट है कि प्रिंसिपल ऑफ सेकंड लैंग्वेज लर्निंग के ऊपर जानेंगे कि आखिरकार हम लोग जो है मतलब हिंदी भाषा सीखने में प्रिंसिपल क्या है, यानी समझ गए, यानी प्रिंसिपल ऑफ सेकंड लैंग्वेज लर्निंग के बारे में जानेंगे कि जो हमारा इंग्लिश विषय है उसको हम सेकंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ते हैं, जानते हैं, तो उसका प्रिंसिपल क्या है, समझ गए। तो पहला पॉइंट यहां पर देखिएगा, लैंग्वेज इज लर्न बेस्ड थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस एंड कम्युनिकेशन, यानी आप जो है भाषा को जो है रेगुलर जो है अभ्यास से और प्रैक्टिस से और संवाद के माध्यम से आप जो है सीख सकते हैं। यानी भाषा का सबसे जो आपका निश्चित अभ्यास है, संवाद है, इसके माध्यम से आप अच्छा सीख सकते हैं। वही बात है कि लैंग्वेज इज लर्न बेस्ड थ्रू, यानी अगर आप भाषा को सीखना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका जो है वो आपका है रेगुलर प्रैक्टिस करें और रेगुलर जो है संवाद करें। साथ ही साथ जो है लर्नर शुड गेट अपॉर्चुनिटी टू लिसन, स्पीक एंड रीड एंड राइट, यानी जो भी सीखने वाले होंगे, जो भी आपके जो है विद्यार्थी जो सीखने वाले होंगे, सबसे पहले आपको जो है क्या करना पड़ेगा, उनको केयरफुली जो है लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग को सुनना पड़ेगा। यानी कि विद्यार्थियों को सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने का अवसर जो है क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए, यानी अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, तभी जाकर वो किसी भाषा को सीख पाएंगे। जब तक किसी लर्नर को, यानी जब तक किसी भाषा सीखने को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, किसके लिए, जो 4 बेसिक स्किल्स होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, तब तक बच्चों का जो है प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग डेवलप नहीं होगा। वहीं पर आपका अगला पॉइंट है, लर्निंग should move from simple कॉन्सेप्ट टू डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि लर्निंग शुड मूव, सबसे पहले आपको जो है क्या करना पड़ेगा, सीखने की जो क्षमता है या सक्रिया है वह सबसे पहले आपको जो है सरल से कठिन की तरफ ले जाना होगा, तभी बच्चों के अंदर लैंग्वेज का डेवलपमेंट होगा। यानी सबसे पहले हम छोटी छोटी चीजों को, लैंग्वेज के सिंपल चीजों को बताएंगे और तब उसको कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जाएंगे ताकि वो कठिन से कठिन चीजों को भी सीख सके। उसके बाद है कि मिस्टेक आर ए नेचुरल पार्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, यानी गलती करना आपका जो होता है, आपका प्राकृतिक आपका जो है पार्ट है, किसके लिए, किसी भाषा को सीखने के लिए। यानी समझ लीजिएगा, गलतियां जो होता है मेरे प्यारे बच्चे, किसी भाषा को सीखने का स्वाभाविक प्रक्रिया होता है। जब बच्चे गलती करते हैं तो गलती के दौरान वो क्या करते हैं, भाषा को ज्यादा सीखने का प्रयत्न करते हैं। बच्चा जितना ज्यादा गलती करेगा उतना ज्यादा जो है बच्चा क्या करेगा, भाषा को सीखेगा। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला है ए सपोर्टिव एंड मोटिवेशनल इन्वायरमेंट इंप्रूव लर्निंग, यानी कि अगर आप जो है भाषा सीखने वाले को क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप जो है भाषा सीखने वालों के लिए प्रेरणादायक यानी कि मोटिवेशनल इन्वायरमेंट को इंप्रूव करते हैं, यानी कि वहां उनको ऐसा परिवेश देते हैं, ऐसा वातावरण देते हैं जो आपका मोटिवेशन हो और आपका जो है सपोर्टिव हो, तब बच्चा जो है बेहतर तरीके से भाषा को सीखता है। तो ये समझ गए कि प्रिंसिपल ऑफ सेकंड लैंग्वेज लर्निंग का मतलब क्या है। पहला है कि लैंग्वेज इज लर्न बेस्ड थ्रू रेगुलर आपका जो है प्रैक्टिस एंड कम्युनिकेशन, आप रेगुलर बात कीजिएगा, संवाद कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो भाषा को सीखिएगा। साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी बच्चों को दीजिए सुनने, बोलने, पढ़ने का, 4 बेसिक स्किल्स को डेवलप करने का। साथ ही साथ आपका जो है मूव फ्रॉम सिंपल, पहले आपको बच्चों को सरल से कठिन की तरफ सिखाना है और छोटे छोटे वर्ड को सिखाना है, फिर उसको कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जाना है। फिर पहले आपको बता दें कि बच्चा अगर गलती कर रहा है तो समझिए कि वो नेचुरल प्रोसेस है सीखने का। साथ ही साथ बच्चों को एक ऐसा जो है
मतलब मोटिवेशन वातावरण दे, ताकि बेहतर तरीके से बच्चे अपने सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग का डेवलप कर सके। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर मेरे प्यारे बच्चे हैं कि फैक्टर इफेक्टिंग सेकंड लैंग्वेज लर्निंग, यानी मेरे प्यारे बच्चे आपको बताना है कि सेकंड लैंग्वेज लर्निंग को सीखने में कौन कौन से फैक्टर जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कि हमको भाषा सीखना है, तो भाषा सीखने में वो कौन कौन सा फैक्टर है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो हम एक एक करके समझेंगे। तो यहां पर पहला देखिएगा, एज एंड डेवलपमेंट लेवल अफेक्टेड लैंग्वेज लर्निंग एबिलिटी, यानी मान लीजिए कि बच्चों का उम्र जो है, यानी समझिए कि आयु का विकास स्तर भाषा के सीखने के लिए क्या करता है, प्रभावित करता है। ये फैक्टर इफेक्टिंग है, यानी भाषा सीखने में कौन कौन सा जो फैक्टर है वो इफेक्ट करता है। तो सबसे पहला फैक्टर इफेक्टिंग में आपका एज आता है। अगर बच्चा का एज जिस तरह का है उस तरह हमको बच्चों को लैंग्वेज लर्निंग के लिए प्रेरित करना है, बढ़ाना है। नहीं तो मान लीजिए कि अगर बच्चा का उम्र कम है या बच्चा का उस लेवल का उम्र नहीं है, तो बच्चा उस भाषा को नहीं सीख पाएगा। पहला आपका फैक्टर इफेक्टिंग है। दूसरा है फैमिली एंड सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इन्फ्लुएंस लर्निंग अपॉर्चुनिटी। अगर मान लीजिए कि आपका जो है परिवार और सामाजिक आर्थिक स्थिति जो है बेहतर है, तो आप जो है अंग्रेजी भाषा को बेहतर तरीके से सीखेगा। अब मान लीजिए कि आपका परिवार जो है क्या है कि हिंदी बोलता हो, भोजपुरी बोलता हो, या समाज में भी अंग्रेजी का प्रयोग नहीं करता हो, तो वहां पर भी आपका जो है परिवार और सामाजिक के कारण जो है आपका इंग्लिश जो होगा या लैंग्वेज लर्निंग जो होगा, भाषा सीखने की क्षमता होगा, वह प्रभावित हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि परिवार और सामाजिक स्थिति सीखने के अवसरों को प्रभावित करती है। जो आपका परिवार का स्थिति है, जो आपका सामाजिक स्थिति है, वह बच्चों के भाषा सीखने को प्रभावित करेगा। अगर अच्छा वातावरण, अच्छा परिवार मिलेगा तो बच्चों का डेवलपमेंट अच्छा होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगला यहां पर पॉइंट है कि मोटिवेशन इनकरेज लर्निंग टू लर्न फास्टर, यानी कि अभिप्रेरणा भी आपका एक फैक्टर इफेक्टिंग है, जो कि लर्नर को यानी सीखने की क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है। यानी कि अगर बच्चा मोटिवेट रहेगा तो वो किसी भी भाषा को सीख लेगा। तो यहां पर है मोटिवेशन इनकरेज लर्नर्स टू लर्न फास्टर, यानी अगर बच्चों को हम मोटिवेशन देते हैं तो बच्चा जो होता है उस भाषा को बेहतर तरीके से सीखता है। यानी जो बच्चे प्रेरित होते हैं वह क्या करते हैं, तेजी गति से भाषा को सीखते हैं। इस बात को याद रखिएगा। साथ ही साथ यहां पर है कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड इंप्रूव आपका परफॉर्मेंस, यानी बच्चा का अगर हम क्या करें, मतलब समझिए कि आत्मविश्वास या उनको पॉजिटिव एटीट्यूड दे, तो बच्चा मतलब बेहतर तरीके से क्या करेगा, इंग्लिश को सीखेगा या सेकंड लैंग्वेज को लर्निंग करेगा। तो समझिए कि बच्चा का अभिप्रेरणा, बच्चा का परिवार, बच्चा का समाज, बच्चा का एज और बच्चा का जो है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, ये सब जो होता है लैंग्वेज लर्निंग के इफेक्टिंग है, जो कि प्रभावित करते हैं। अगर अच्छा देंगे तो विकास अच्छा होगा, नहीं देंगे तो प्रभावित हो जाएगा। समझ गए। साथ ही साथ यहां पर है एक्सपोज टू द लैंग्वेज इंक्रीज प्रोफिशिएंसी, यानी कहने का मतलब है कि भाषा के अधिक संपर्क से क्या होता है, दक्षता बढ़ता है आपका लैंग्वेज लर्निंग का। जब आप भाषा के बीच यानी अधिक लोगों के साथ जो है कन्वर्सेशन करेंगे, अटैच रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट बेहतर होगा। तो आप फैक्टर इफेक्टिंग में आप याद रखिएगा कि आपका एज होता है, फैमिली एंड सोशो इकोनॉमिक्स होता है, मोटिवेशन होता है, कॉन्फिडेंस होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है और लैंग्वेज आपका इंक्रीजिंग प्रोफिशिएंसी होता है। ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद यहां पर मेरे प्यारे बच्चे अगला जो आपका कल के सवाल में पूछेगा कि टीचिंग इंग्लिश एट एलिमेंट्री लेवल एनसीएफ एंड बीसीएफ, यानी कि इंग्लिश को सीखने के लिए प्राथमिक स्तर पर एनसीएफ और बीसीएफ ने क्या कहा है कि हम बच्चों को शुरुआती अवस्था में अंग्रेजी से कैसे जोड़ेंगे या प्राथमिक स्तर पर बच्चों को अंग्रेजी जो है कैसे पढ़ाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, पहला इन्होंने पॉइंट बोला कि इंग्लिश टीचिंग शुड बी चाइल्ड सेंटर, यानी कि बच्चों को अंग्रेजी जो है बाल केंद्रित अवधारणा से बच्चों को पढ़ाना है। अंग्रेजी शिक्षण में बाल केंद्रित को लाना जरूरी है, क्योंकि जब तक बच्चों के अकॉर्डिंग आप अंग्रेजी को नहीं पढ़ाइएगा तब तक बच्चा जो है अंग्रेजी विषय को नहीं सीखेगा। दूसरा बात यहां पर देखिएगा कि एक्टिविटी एंड गेम शुड बी इंक्लूड इन द टीचिंग, यानी बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने के दौरान बहुत तरह के गतिविधि आधारित होनी चाहिए और गेम यानी खेल और गतिविधि पर बेस होनी चाहिए उनकी पढ़ाई, ताकि बच्चे खेल और गतिविधि के माध्यम से बेहतर तरीके से जो है अंग्रेजी को क्या करते हैं, सीखते हैं। साथ ही साथ एनसीएफ और बीसीएफ में इंग्लिश को लेकर यह कहा गया कि लर्निंग शुड फोकस ऑन कम्युनिकेशन रेदर देन मतलब कि मेमोराइजेशन, यानी कि लर्नर यानी कि सीखने की क्षमता को क्या करना है, उनके कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करना है और उनके जो आपका मेमोराइजेशन है उसको नहीं फोकस करना है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चे सीखने का ध्यान
रटने के बजाय संवाद के ऊपर विकसित करें, तब बच्चों का विकास इंग्लिश में बेहतर होगा। वही बात है कि लर्निंग शुड फोकस ऑन कम्युनिकेशन, यानी कि संवाद के ऊपर कम्युनिकेशन करना है रेदर देन मेमोराइजेशन, रटन प्रणाली को मुक्त करना है और उनको समझ के विकसित को विकसित करना है। समझ गए, ये दोनों में कहा गया। अगला है लोकल कंटेक्स्ट एंड एक्सपीरियंस शुड बी यूज इन टीचिंग, यानी इंग्लिश पढ़ाने के दौरान आपको लोकल कंटेक्स्ट को, ये जो दैनिक परिवेश है उसका प्रयोग करना है और वहां के एक्सपीरियंस को प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि बच्चा उस परिवेश से आते हैं और उस परिवेश के बारे में जानते हैं। तो जब आप अंग्रेजी को उनके परिवेश से जोड़कर पढ़ाइएगा, लोकल कंटेक्स्ट को जोड़कर पढ़ाइएगा, तो बच्चा जो है अंग्रेजी को बेहतर तरीके से सीखेगा और जानेगा। समझ गए। अगला यहां पर है इक्वल पार्टिसिपेट ऑफ लर्नर शुड भी आपका इंश्योर, यानी कि बच्चा जो होगा सभी विद्यार्थियों को समान भागीदारी लगाएंगे, तब जाकर बच्चा जो है बेहतर तरीके से वो सीखेगा। तो इस पॉइंट को जान गए कि जो आपका टीचिंग, आपका इंग्लिश एज एलिमेंट्री लेवल को लेकर एनसीएफ एंड बीसीएफ ने कहा कि बच्चों को क्या करे, मतलब कि चाइल्ड सेंटर, बाल केंद्रित शिक्षा दे, बच्चों को गतिविधि और खेल आधारित शिक्षा दे, बच्चों को जो है कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करे और रटन प्रणाली को क्या करे, मुक्त करे, और जो है ग्रामीण परिवेश इलाकों के जुड़े हुए चीजों को जोड़े और उनको बेहतर शिक्षा दे। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे, जी हाँ, आपका जो है इक्वल पार्टिसिपेशन दे, सभी बच्चों को जो है सामान्य जो है शिक्षा से जोड़ने का काम करे। अगला यहां पर आता है कैरिकुलम, सिलेबल एंड टेक्स्ट बुक, इंग्लिश को लेकर एट ए प्राइमरी लेवल, यानी कि प्राइमरी लेवल के जो है इंग्लिश के पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पुस्तक कैसी होनी चाहिए, इसके ऊपर यहां पर बात किया है। किसके लिए, तो आपका एलिमेंट्री लेवल के लिए। समझ गए, एलिमेंट्री लेवल का कैसा होना चाहिए उसके उद्देश्य की बात करेंगे। तो साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहां देखिएगा पहला है कैरिकुलम गिव द ओवरऑल एजुकेशन गोल, यानी कि जो आपका पाठ्यचर्या है वह बच्चों के संपूर्ण जो है एजुकेशन लक्ष्य को निर्धारित करे, यानी कि पाठ्यचर्या जो है शिक्षा के समग्र उद्देश्य को इसमें शामिल करे पहले। उसके बाद सिलेबस स्पेसिफिक द टॉपिक टू टॉट, यानी जो आपका सिलेबस होता है वो बताता है कि हमको बच्चों को क्या पढ़ाना है। साथ ही साथ टेक्स्ट बुक प्रोवाइड लर्निंग मटेरियल टू स्टूडेंट, यानी टेक्स्ट बुक जो होता है एक तरह का सीखने का मटेरियल है जिसका उपयोग करके बच्चे पढ़कर ज्ञान को अर्जन करते हैं। तो पाठ्यक्रम पढ़ाए जाने वाले समझिए तो एक तरह का टॉपिक है, और जो ये पाठ्य पुस्तक है विद्यार्थियों का एक तरह का अध्ययन सामग्री है। अगला देखिएगा ऑल थ्री शुड सपोर्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि बच्चों के जो है भाषा क्षमता में आपका कैरिकुलम, सिलेबस और टेक्स्ट बुक ये सब क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका आपका अदा करता है। क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका आपको अदा करता है। साथ ही साथ दे शुड मैच लर्नर्स नीड एंड लिव, यानी कि दे शुड मैच लर्नर्स नीड एंड लेवल, यानी कि हमको लर्नर्स के अकॉर्डिंग और लर्नर की क्षमता की, यानी कि विद्यार्थियों की आवश्यकता स्तर को जानते हुए हमको कैरिकुलम, सिलेबस और बुक की आवश्यकता पड़ेगी। समझ गए, तो इस बात को आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं, तो आगे अब हम यहां पर जानेंगे अप्रोचेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश पढ़ाने का अप्रोचेज क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, यानी अंग्रेजी के पढ़ाने के अप्रोच क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिएगा यहां पर मेरे प्यारे बच्चे, पहला अप्रोच यहां पर दिया गया है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कॉज ऑन ट्रांसलेशन एंड ग्रामर रूल्स, यानी पहला आपका जो दिया गया है ग्रामर, मतलब ग्रामर को लेकर, समझ गए, ग्रामर को लेकर यानी व्याकरण अनुवाद पद्धति, अनुवाद और व्याकरण नियमों पर आधारित होता है। यानी व्याकरण कैसा होता है, तो नियम पर आधारित होता है। साथ ही साथ जो है स्ट्रक्चरल अप्रोच की बात कर लेंगे, और यहां पर कम्युनिकेटिव अप्रोच की बात कर लेंगे, और यहां पर कॉग्निटिव अप्रोच की बात कर लेंगे, और यहां पर आपका कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की बात कर लेंगे। ये सब आपका महत्वपूर्ण अप्रोच है जो कि बच्चों के अंदर क्या करता है, स्किल्स को डेवलप करता है। तो बात ये कहा गया है कि हमको ग्रामर कैसे पढ़ाना है, तो पहले हमको मेथड पर फोकस करना है, उसके बाद हमको ग्रामर रूल के ऊपर फोकस करना है। दूसरा बात यहां पर बोला गया है स्ट्रक्चरल अप्रोच में क्या होता है, टीचर, सेंटेंस, पैटर्न एंड स्ट्रक्चर, यानी कि शिक्षक जो होते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच में पहले स्ट्रक्चर को बताते हैं, फिर सेंटेंस को बताते हैं। फिर यहां पर है कम्युनिकेशन अप्रोच, यानी कि इन एम्फेसाइज कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल में बच्चों को जो है बोलने की क्षमता का विकास किया जाता है, संवाद करने की क्षमता का विकास किया जाता है, यानी कि संप्रेषणात्मक दृष्टिकोण से संवाद कौशल को विकसित करने के लिए बल दिया जाता है। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की बात करेंगे तो फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग, यानी कि इसमें क्या होता है, फोकस किया जाता है बच्चों के तार्किक और सोच और समझने के ऊपर। उसके बाद आपका आता है कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव करता है इनकरेज लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, यानी कंस्ट्रक्ट करके अनुभव के आधारित शिक्षण को यह बताता है
तो इस बात को याद रखिएगा कि आपका जो है स्ट्रक्चरल अप्रोच जो होता है, टीचर वहां पर स्ट्रक्चर के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं। आपका कम्युनिकेटिव अप्रोच जो होता है बच्चों के कौशल क्षमता को विकास करता है। और यहाँ पर आपका कॉग्निटिव अप्रोच जो होता है अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग के ऊपर डेवलप करता है। और कंस्ट्रक्टिव जो होता है इनकरेज लर्नर्स बाय एक्सपीरियंस, यानी कि वो अनुभव के माध्यम से सीखने पर बल देता है। तो ये आपके बहुत सारे अप्रोचेस थे टीचिंग इंग्लिश लर्निंग के लिए, समझ गए? तो इस अप्रोचेस को आप याद रखिएगा। अब हम यहां पर बात करेंगे यूनिट नंबर 2 के ऊपर। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा यूनिट नंबर 2 के ऊपर। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर आपका यूनिट नंबर 2 क्या कहता है? लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स के बारे में जानना है। और यहां पर सवाल आपसे पूछेगा कि लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं देयर आर 4 बेसिक स्किल्स इन एनी लैंग्वेज लर्निंग लाइक लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो सबसे पहले हम लोग लिसनिंग स्किल के बारे में बात करेंगे। तो यहां देखिएगा लर्नर शुड रिकॉग्नाइज डिफरेंट साउंड एंड करेक्टली, यानी कि जो आपके सुनने वाले कौशल की बात कर रहे हैं, तो जो आपके विद्यार्थी विभिन्न प्रकार की ध्वनियों की पहचान करे और विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को क्या करे? करेक्ट सुने, समझ गए? उसके बाद यहां पर है प्री लिसनिंग एक्टिविटी प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर लिसनिंग, यानी प्री लिसनिंग जो होता है एक्टिविटी प्रिपेयर स्टूडेंट ऑफ लिसनिंग, यानी कि प्री लिसनिंग का मतलब होता है कि सुनने से पहले अपने आप को तैयार करना, यानी कि पूर्व श्रवण गतिविधि विद्यार्थियों को तैयार करता है। उसके बाद आता है ड्यूरी लिसनिंग। ड्यूरी लिसनिंग कहने का मतलब होता है स्टूडेंट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग मीनिंग, यानी जब बच्चों को पढ़ाया जाता है, जब बच्चा सुनता है तो उस समय वो फोकस करता है समझने पर और मीनिंग को फोकस करता है। अगला होता है पास्ट रीडिंग, यानी कि पढ़ने के बाद एक्टिविटीज चेक अंडरस्टैंडिंग, यानी एक्टिविटी करके वो चेक करता है कि हमने समझा कि नहीं समझा, यानी श्रवण गतिविधि समझ को विकसित करता है। अंतिम में फिर आपका आता है स्ट्रेस, इंटोनेशन एंड रिदम इंप्रूव प्रोनाउंसिएशन, यानी जो ये हमारा स्ट्रेस होता है, ये जो हमारा इंटोनेशन होता है और ये जो रिदम होता है, ये हमारे जो है प्रोनाउंसिएशन को क्या करता है? प्रोनाउंसिएशन को आपको डेवलप करता है। तो इस बात को समझ गए कि जो ये लिसनिंग होता है, अगर आप ध्यानपूर्वक चीजों को सुनिएगा तभी आपको जो है ध्यानपूर्वक शब्दों को सुनिएगा तभी आपका लिसनिंग स्किल बेहतर होगा। और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल, प्री लिसनिंग आपको सुनने से पहले, और वाइल लिसनिंग सुनने के दौरान, और पोस्ट लिसनिंग यानी सुनने के बाद। सुनने से पहले अपने आप को प्रेरित करे, मोटिवेट करे, और सुनने के दौरान फोकस करे, अंडरस्टैंडिंग करे प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। और जो पास्ट लिसनिंग है उसके बाद आप अंडरस्टैंडिंग से चेक कर सकते हैं एक्टिविटी से कि हमने क्या सीखा क्या नहीं। तो ये होता है। और ये जो आपका स्ट्रेस, इंटोनेशन एंड रिदम होता है, ये आपके प्रोनाउंसिएशन को क्या करता है? डेवलप करता है। एक तरह का वो क्या है? लिसनिंग स्पीकिंग है, समझ गए? अब हम लोग यहाँ पर स्पीकिंग स्किल्स की बात करेंगे, यानी बोलने का कौशल। तो स्टूडेंट शुड प्रैक्टिस आपका रिसिटिंग पोएम्स एंड रिदम, यानी जब स्टूडेंट जो होते हैं पोएम को, रिदम को प्रैक्टिस करते हैं, बोलते हैं, तो उसके माध्यम से क्या होता है? विद्यार्थियों को कविता और तुकाबंद बोलने का अभ्यास कराना। तो इसके माध्यम से बच्चों का स्पीकिंग स्किल्स डेवलप करेगा। साथ ही साथ जो है अगला है पार्टिसिपेशन इन डायलॉग्स इंप्रूवमेंट एंड स्पीकिंग एबिलिटी, यानी कि बच्चा क्या करेंगे? आप जो है पार्टिसिपेट करेंगे, यानी संवाद में भाग लेंगे और बोलने की क्षमता का विकास करेंगे। साथ ही साथ देखिएगा ग्रीटिंग टीच सोशल कम्युनिकेशन स्किल, यानी जो आपका ग्रीटिंग होता है, यानी कि अभिमान जो आपका संवाद कौशल का विकसित करता है। अगला है यहां पर कि आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चन डेवलप जो होता है कॉन्फिडेंस, यानी जब बच्चे सवाल पूछते हैं या सवाल का जवाब देते हैं तो बच्चों का जो है स्पीकिंग स्किल डेवलप होता है और बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस भी आती है। साथ ही साथ जो है शेयरिंग इंफॉर्मेशन इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल, जब आप जो है शेयर करते हैं अपने आइडिया को, थॉट को, या आप जो है इंफॉर्मेशन को, तो इससे आपका स्पीकिंग स्किल क्या होता है? डेवलप होता है, समझ गए? यानी जब आप जानकारी को साझा करते हैं तो इससे आपका क्या होता है? स्पीकिंग स्किल डेवलप करता है। अब देयर आर मेनी एक्टिविटी इन क्लासरूम टू डेवलप जो है स्पीकिंग स्किल्स, राइट लाइक जो है स्टोरी टेलिंग, पोएम टेलिंग, डिक्टेशन, कन्वर्सेशन, ये सब माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? बच्चों के अंदर स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। अगला बात देखिएगा, अगला आपका यूनिट 3 है और यहां पर आपका पहला ही है रीडिंग स्किल, यानी 4 बेसिक स्किल्स में आपका ये रीडिंग स्किल की बात कर रहा है। तो लिखने की क्षमता का विकास कैसे करेंगे? तो साइलेंट रीडिंग इंप्रूव कॉम्प्रिहेंशन, यानी रीडिंग में आपका 2 होता है, एक होता है साइलेंट रीडिंग, दूसरा होता है लाउड रीडिंग इंप्रूव प्रोनाउंसिएशन। यानी साइलेंट रीडिंग क्या करता है? वो आपके कॉम्प्रिहेंशन को विकसित करता है, आपके समझ को विकसित करता है, जबकि आपका लाउड रीडिंग जो होता है वो आपके प्रोनाउंसिएशन को डेवलप करता है। वहीं पर आपका होता है स्कीमिंग, स्कीमिंग एक तरह का आपका रीडिंग स्किल है, और आपका स्कैनिंग। तो देखिए स्कीमिंग जो होता है मेरे प्यारे बच्चे, फाइंड द मेन आइडिया क्विकली, यानी स्कीमिंग में हम लोग जो है तेजी गति से पढ़ते हैं और मोटे मोटे अक्षरों को पढ़कर केवल मेन आइडिया को हम लोग देख लेते हैं। लेकिन वहीं पर स्कैनिंग की बात कर लेंगे तो हेल्प लोकेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जब हम विशिष्ट
चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं या गहन अध्ययन करके किसी चीज के बारे में निकालना चाहते हैं तो वो आपका स्कैनिंग कहलाता है, समझ गए। और स्कीमिंग जो होता है वो तेजी गति से पढ़ना और मेन चीजों को पढ़ना, ऊपर ऊपर पढ़ना। फिर आपका आता है प्री, वाइल एंड पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी इंप्रूव जो होता है अंडरस्टैंडिंग, यानी प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग एंड पोस्ट रीडिंग आपका इंप्रूव करता है रीडिंग स्किल को। तो साइलेंट रीडिंग समझ गए कि आपको जो है कॉम्प्रिहेंशन, आपके समझ को विकसित करता है, जबकि आपका लाउड रीडिंग आपके प्रोनाउंसिएशन को विकसित करता है। आपका स्कीमिंग जो होता है केवल हम लोग जो है मोटे मोटे अक्षरों को क्विकली पढ़ लेते हैं, और यहाँ पर स्कैनिंग जो होता है हमारे डेवलप करता है अंडरस्टैंडिंग इन डीप नॉलेज के लिए, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम यहाँ पर राइटिंग स्किल की बात करेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा राइटिंग स्किल क्या होता है इसके ऊपर बात कीजिए। तो यहाँ पर बोला गया है कि कंट्रोल राइटिंग प्रोवाइड जो है गाइडेंस टू लर्नर, यानी कि राइटिंग स्किल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे। यानी कहने का मतलब है कि नियमित लेखन जो होता है, अगर आप सही तरीके से लेखन करेंगे तो आपका राइटिंग स्किल डेवलप होगा। देखिएगा राइटिंग कैन बी यूज टू शेयर इंफॉर्मेशन, यानी कि लिखने के हम जो है अपने बातों को लिखकर दूसरे के सामने इंफॉर्मेशन देते हैं, उससे हमारा राइटिंग स्किल डेवलप करता है। राइटिंग हेल्प मेंटेन सोशल रिलेशनशिप, यानी लिखने से क्या होता है, यानी कि लेखन सामाजिक संबंधों को क्या करता है मेरे प्यारे बच्चे, बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही साथ ड्राफ्टिंग एंड एडिटिंग इंप्रूव राइटिंग स्किल, यानी कि जब आप ड्राफ्ट करते हैं, जब आप जो है एडिटिंग करते हैं तो वो आपका क्या करता है, वो आपका राइटिंग स्किल को डेवलप करता है। फिर आपका है फ्री राइटिंग इनकरेज क्रिएटिविटी एंड एक्सपीरियंस, यानी जब आप बच्चों को स्वतंत्र रूप से लिखने के लिए कहते हैं तो उससे क्या होता है, उनका मतलब उनके अंदर रचनात्मकता और सृजनात्मकता का विकास होता है और बच्चे अपने अनुसार बहुत सारी बातें लिखते हैं। और बच्चों के अगर आपको राइटिंग स्किल को डेवलप करना है तो प्रोनाउंसिएशन क्या कर सकते हैं, डिक्टेशन लिखवा सकते हैं, स्टोरी लिखवा सकते हैं, अपने बारे में लिखवा सकते हैं। फ्री मतलब कि इंडिपेंडेंस राइटिंग के लिए उनको दे सकते हैं कि आप जो मन में लिखिए, तो उससे उनका क्या होगा, राइटिंग स्किल इंप्रूव करेगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपका है वोकैबुलरी एंड ग्रामर टीचिंग के बारे में। तो वोकैबुलरी टीचिंग कैसे करेंगे, तो देखिएगा वर्ड एसोसिएशन हेल्प लर्नर रिमेंबर जो है वर्ड, यानी कि जो आपका शब्दार्थ होता है वो क्या करता है, शब्द जो होता है विद्यार्थियों को शब्द याद रखने में मदद करता है, शब्द संबंध विद्यार्थियों को याद करने में मदद करता है। साथ ही साथ गेम मेक द वोकैबुलरी लर्निंग इंटरेस्टिंग, यानी जब आप बच्चों को शब्द को याद कराने के लिए तरह तरह के गेम करवाते हैं तो वह क्या करता है, आपको इंटरेस्ट जगाता है लर्निंग आपका जो है वोकैबुलरी में। यानी जब बच्चों को मैं बता दूं कि खेल जो होता है शब्दावली को याद करने के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगला है मैचिंग वर्ड विथ मीनिंग इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग, यानी जब आप वर्ड को मैच करते हैं तो आपका वो इंप्रूव करता है, समझ गए। यानी शब्दों के अर्थ को मिलने से क्या होता है, शब्द के अर्थ निकलता है। और अगला आपका है कि डिक्टेशन इंप्रूव स्पेलिंग स्किल, यानी जब हम बच्चों को डिक्टेशन लिखवाते हैं तो उनका स्पेलिंग स्किल डेवलप करता है। साथ ही साथ पजल एंड क्रॉसवर्ड इंप्रूव वोकैबुलरी, हम तरह तरह के पजल और क्रॉसवर्ड करवाते हैं ताकि बच्चों का जो शब्दार्थ का ज्ञान है वो बेहतर तरीके से विकसित हो सके, समझ गए। उसके बाद ये आपका यहाँ पर लास्ट है कि हमको ग्रामर टीचिंग कैसे करना है। ग्रामर टीचिंग के बारे में यहाँ पर है, तो देखिए ग्रामर शुड बी टॉट थ्रू कंटेक्स्ट, यानी कि ग्रामर को हमको क्या करना है, संदर्भ में जोड़कर पढ़ाना है, बच्चों के जीवन के संदर्भ से जोड़कर पढ़ाना है ताकि बच्चे ग्रामर को बेहतर तरीके से समझ पाए। अगर आप ग्रामर को क्या कीजिएगा कि रूल से पढ़ाइएगा तो बच्चे नहीं जल्दी समझेंगे, लेकिन ग्रामर को जब आप अपने परिवेश से या अपने वातावरण से जोड़कर पढ़ाइएगा ना तो बेहतर तरीके से बच्चे जो है ग्रामर को समझेंगे। वही बात यहां पर है कि एग्जाम्पल शुड कम फ्रॉम रियल लाइफ सिचुएशन, यानी ग्रामर पढ़ाने के दौरान आप जो भी उदाहरण लिखिए वो बच्चों के रियल लाइफ सिचुएशन से जुड़ा होना चाहिए ताकि बच्चे बेहतर तरीके से सीखे। साथ ही साथ एक्टिविटी मेक ग्रामर लर्निंग एंजॉयबल, आप ग्रामर सिखाने में बहुत तरह की एक्टिविटी कराइए ताकि बच्चे एंजॉयफुल आनंद पूर्वक तरीके से सीखे। प्रैक्टिस हेल्प लर्नर शुड ग्रामर करेक्टली, जब आप प्रैक्टिस करवाएंगे तो जो भी सीखने वाले लोग हैं ग्रामर को उसे करेक्टली सीखेंगे। और ग्रामर शुड सपोर्ट कम्युनिकेशन स्किल, ग्रामर पढ़ने से बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन स्किल का डेवलपमेंट होता है, समझ गए। इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चे ये जितने भी आपका की पॉइंट हमने आपको बताया है पेपर आपका S6 से, ये काफी आपके महत्वपूर्ण है और आशा करते हैं कि आपको ये मेरी बातें समझ में आया होगा। तो प्लीज आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप देखिए, भरपूर देखिए और पूरे बिहार के कॉलेज में शेयर कर लीजिए, सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। केवल हमने की पॉइंट आपको बताया है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आप इतना चीजों को भी याद कर लेते हैं और कल के एग्जाम में सवाल इसी से पूछेगा 100% कंफर्म है। धन्यवाद।